हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यूपी टेट सी टेट को टारगेट करते हुए हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, जिसमें हमने साइकोलॉजी को समझा, हमने शैशवावस्था को समझा, हमने बाल्यावस्था को समझ लिया एंड किशोरावस्था को बहुत डिटेल में तीनों विकास की अवस्थाओं को समझ लिया। आज हम इन तीनों ही विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं। संपूर्ण बाल विकास यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपकी अवस्थाओं से, विकास की जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनसे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये हमारी इंस्टाग्राम डिटेल है, चाहे तो आप हमें यहां भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे और जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी डिटेल भी नीचे दी गई है ताकि आप वेल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझ पाएं। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को माना है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन टिक कीजिए एंड लास्ट में बताइएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। ठीक है, तो चलिए, सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने किसको कहा है? डियर फ्रेंड, वैलेंटाइन ने सीखने का जो आदर्श काल है वो कहा है शैशवावस्था को। किसको कहा है? शैशवावस्था को कहा है कि ये सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल है, किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। बात क्लियर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, किस अवस्था को विकास की चरम अवस्था कहते हैं? क्या वो शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? अब विकास की चरम अवस्था किसको कहा गया है? देखिए, विकास की चरम अवस्था आपके किशोरावस्था को कहा गया है। किशोरावस्था कैसी अवस्था है? ये विकास की चरम अवस्था है। यहाँ पे जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो चरम सीमा पर होता है, इसीलिए इसको विकास की चरम अवस्था कहा गया है। स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। पॉइंट नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। किशोरावस्था का जनक किसको कहा जाता है? स्टेनले हॉल को कहा जाता है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके एकदम कंप्लीट हो गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनके अंदर जो प्रतिभाशालिता होती है वो किसके कारण होती है? क्या वो एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण हो सकती है, या अगर बच्चे के माता पिता सफल हैं तो बच्चा प्रतिभाशाली होगा? ऐसा तो नहीं है कि जिनके माता पिता सफल हैं उनके भी तो बच्चे कुछ बुद्धू होते हैं, है ना? ऐसा नहीं होता कि माता पिता सफल हो जाए तो बच्चा अपने आप प्रतिभाशाली हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एक अनुशासित दिनचर्या, सिर्फ दिनचर्या को अनुशासित कर लेने से हमारे अंदर प्रतिभाशालिता नहीं आती है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया जब स्थापित होती है तब बच्चे के अंदर प्रतिभाशालिता पैदा होती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आनुवंशिकता का अर्थ यह है कि आपको कुछ गुण अपने पिताजी से या अपने पूर्वजों से, जीन्स से मिले हुए हैं। ठीक है, अपने पूर्वजों से या पिताजी से कुछ गुण आपको मिले हैं और उन गुणों का सही लालन पालन कहाँ हुआ? एक अच्छे वातावरण में। ठीक है, मान लीजिए बच्चा पहले से थोड़ा बुद्धिमान था और उसको वातावरण भी अच्छा मिल गया तो उसके अंदर जो गुण थे वो और ज्यादा डेवलप हो गए और बच्चा प्रतिभाशाली हो गया। जहां भी क्वेश्चन आपको आनुवंशिकता और पर्यावरण से रिलेटेड मिलेगा उसमें अगर सिर्फ वातावरण दिया है तो भी वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत रहेगा, सिर्फ आनुवंशिकता दिया है तो भी ऑप्शन हमेशा वो गलत रहेगा। हमेशा आनुवंशिकता और वातावरण साथ साथ चलते हैं, दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है, दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वो राइट हो गया एंड आई होप क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ भी आया होगा। अगला क्वेश्चन फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण से रिलेटेड है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में देखिए, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन्स के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है।
या फिर अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। देखिए डिफरेंट, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की क्षमता जीन्स के द्वारा पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरह से, यहाँ पे अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ आनुवंशिकता दिया हो तो भी ऑप्शन गलत रहेगा, सिर्फ पर्यावरण पर जोर दिया हो तब भी ऑप्शन गलत रहेगा। इसमें पूरी तरह से आनुवंशिकता पर डिपेंड हो गए हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता के कारण ही जो है बच्चा अच्छे तरीके से नहीं सीख सकता, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता, ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा कहता है अगर बच्चे की अच्छी देखभाल और उसको अच्छा पौष्टिक आहार अगर दिया जाता है तो क्या उसके जन्मजात विकार सारे दूर हो जाते हैं? ऐसा भी नहीं है। पर्यावरण केवल, देखिए सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण पर फोकस कर दिया है तो ये भी ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो जाता है। यहाँ पे विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य जो हैं वो पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यहाँ पे दोनों को साथ में लिया गया है, यानी कि डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट जो हैं वो आनुवंशिकता से और कुछ जो है वो पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। तो आनुवंशिकता और दोनों और पर्यावरण जब दोनों का सामंजस्य स्थापित होता है, जब दोनों में अंतःक्रिया होती है तब विकास चरम सीमा पर पहुंचता है, तब विकास अच्छे से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये परिभाषा किसकी है? क्या ये ड्रेवर ने कहा है, क्या रॉस ने कहा है, कोल व ब्रूस या फिर वैलेंटाइन? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर आप टिक कर लीजिए कौन सा राइट होगा, लास्ट में बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर बी आपका राइट है। ऐसा कहने वाले आपके अपने रॉस हैं। रॉस कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता जो है वो बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डैश 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 जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। क्या समानता, क्या निरंतरता, वंशानुक्रम या फिर युयुत्सा? देखिए यहाँ पे वंशानुक्रम, क्या वंशानुक्रम जो है यह जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। ऑप्शन आपका जो सी है वो राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रतिभाशाली जो बालक है वो बोलना सीखता है। एक जो अच्छा बालक है, जो प्रतिभाशाली बालक है ना, जो सामान्य बालकों से अलग है, वो कितने महीने में बोलना सीख जाता है? क्या 14 महीने में बोलना सीख जाता है, या 2 साल लेता है, या 1.5 साल में, या फिर 30 मंथ्स या फिर 30 महीने में बोलना सीखता है? तो जो बच्चा सामान्य बालकों से अलग है, कुछ अलग है उसके अंदर, वो प्रतिभाशाली बालक है, तो वो आपका 14 महीने में बोलना सीख जाता है। 14 यानी कि 12 का 1 साल, 1 साल 2 महीने में बालक बोलना सीख जाता है, जो प्रतिभाशाली बालक है। विद्यालय घर का स्थान ग्रहण कर लेता है और शिक्षक माता का स्थान ग्रहण कर लेता है। यह कथन किसका है? ऐसे स्टेटमेंट, छोटे छोटे स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं और ये हमें परेशान भी करते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ऐसा किसने कहा है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। विद्यालय घर का स्थान ग्रहण कर लेता है और जो शिक्षक है वो माता का स्थान ग्रहण कर लेता है। ये स्टेटमेंट आपका हरलॉक का है। हरलॉक कहते हैं कि विद्यालय घर का स्थान और शिक्षक माता का स्थान ग्रहण कर लेता है। विकास का अभिप्राय है, यानी कि विकास से आप क्या समझते हैं? बालक के सामाजिक क्षेत्र में विकास जो होता है, क्या सिर्फ वही डेवलपमेंट है, या फिर बालक के भार का विकास? अगर बालक का वजन बढ़ रहा है तो क्या वही डेवलपमेंट है, या फिर बालक सांवेगिक रूप से उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, संवेगात्मक विकास हो रहा है, तो ये डेवलपमेंट हो जाएगा, या वो प्रोसेस जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, उसके अंदर मजबूती आ रही है, ये डेवलपमेंट कहलाएगा। तो विकास का मतलब ये है कि बालक का वो प्रोसेस जिसमें वो परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, मजबूती की ओर बढ़ रहा है, उसके सारे अंग धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, चाहे वो आंतरिक हो बाहरी हो, ये परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि यही विकास है, यही डेवलपमेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट बाद में पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है किस मनोवैज्ञानिक ने बालक के
प्राकृतिक विकास पर बल दिया है? किस मनोवैज्ञानिक ने? बर्क, मॉन्टेसरी, रॉस या फिर वैलेंटाइन? तो वो आपके हैं मॉन्टेसरी। क्या? मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। मॉन्टेसरी विधि, जिसको साहचर्य विधि भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन शिक्षा शास्त्री डॉक्टर मौर्य मॉन्टेसरी ने 20वीं शताब्दी में किया था। ये जो विधि है वो रूसों के प्रकृतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो प्राकृतिक विकास पर बल देने वाले आपके मॉन्टेसरी हैं। ठीक है, ये रूसों के प्रकृतिवादी सिद्धांत पर आधारित विधि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है विकास की निश्चित दिशा होती है पैर से सिर की ओर या फिर सिर से पैर की ओर, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या पैर से सिर की ओर चलता है, पैर से सिर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, या फिर सिर से पैर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, या फिर पैर से कमर तक यानी कि पैर से कमर तक, या फिर कमर से कहाँ तक, पैर तक, किस दिशा में चलता है? तो विकास की जो एक निश्चित, जो एक सही डायरेक्शन होती है वो होती है विकास आपका सिर से पैर की ओर चलता है। पहले सिर का डेवलपमेंट होता है ना, फिर धड़ का, और फिर बाकी शरीर का, बाकी हाथ पैर ये सारे बाद में डेवलपमेंट होते हैं, पहले सिर का विकास होता है। ठीक है, तो विकास की दिशा के सिद्धांत के अनुसार बालक का जो सिर है, सिर से पैरों की तरफ विकास होता है। बालक का सिर से पैरों की तरफ विकास होता है, और विकास के इस सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत भी कहा जाता है। किस सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत भी कहा जाता है? तो सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत भी कहा जाता है, और बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे भली भांति। विकास में अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य होता है? विकास में अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ इन डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? क्या वजन में वृद्धि से, या फिर ज्ञान में वृद्धि से, संवेग में वृद्धि से, या आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि से? देखिए एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि अभिवृद्धि जो है ये विकास का एक चरण मात्र है। यह विकास का एक चरण मात्र है, या इसको कहें तो जो अभिवृद्धि है ये विकास का एक सोपान मात्र है। ठीक है, अभिवृद्धि जो है यह विकास में समाहित है। अभिवृद्धि क्या है? ये विकास में निहित है या विकास में समाहित है। ठीक है, अभिवृद्धि विकास में ही समाहित है। ओके, और जो अभिवृद्धि है विकास का ही एक स्टेप है, एक चरण है। ओके, तो यहाँ पे विकास में अभिवृद्धि से तात्पर्य होता है आकार, सोच, समझ और कौशलों में जो वृद्धि होती है, इसका मतलब है विकास में अभिवृद्धि हो रही है। ऑप्शन डी आपका हमेशा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है। शिशु जो सीखता है उसे शीघ्र भूल जाता है। सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? क्या शिशु जो कुछ सीखता है वो उसे तुरंत भूल जाता है, या सीखने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है शैशवावस्था में, या फिर सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, या फिर सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती? शैशवावस्था में बालक कुछ सीखता ही नहीं। ऐसा कैसे होता है कि शैशवावस्था में बालक कुछ सीखता ही नहीं है? देखिए ऐसा है कि शैशवावस्था में जो सीखने की जो प्रक्रिया है ना वो तीव्रता से होती है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शुरुआत में ही पहला ही क्वेश्चन ये वाला था। ओके, ध्यान रखिएगा, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बालक बहुत जल्दी सीखता है शैशवावस्था में। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पील का है, जीन पियाजे का है, वैलेंटाइन या किलपैट्रिक? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट इसमें से क्या रहेगा? राइट ऑप्शन आपका रहेगा जीन पियाजे। ये स्टेटमेंट किसका है? जीन पियाजे का स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किशोरावस्था में बालक के अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए? जब बालक किशोरावस्था में पहुंचे तो उसके अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए? बालक क्या पढ़े? सामाजिक रूप से उसको सामाजिक तौर पर पढ़ाना चाहिए, मनोदैहिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, या फिर शारीरिक रूप से उसको शिक्षा दी जानी चाहिए? तो यहाँ पे अगर आप मनोदैहिक का अर्थ समझ जाएंगे तो आंसर भी आपका सही है। हालांकि ऑप्शन तो आपका भी सही ही है,
किशोरावस्था में बालक के अध्ययन का विषय मनोदैहिक होना चाहिए। मनोदैहिक का अर्थ होता है मानसिक और शारीरिक क्रियाओं से होता है, यानी कि बालक को मानसिक तौर से और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है हैडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध कौन सी अवस्था से है? किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या फिर उपयुक्त सभी से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। हैडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध जो है वह आपका किशोरावस्था से है। किससे है? किशोरावस्था से है। इसका स्टेटमेंट भी समझ लीजिए। देखिए, हैडो रिपोर्ट के अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। ज्वार का मतलब यह है कि जब 12 साल में बच्चा पहुंचता है तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई उमंग, नई स्फूर्ति, नई ताजगी, ये सब उठना प्रारंभ हो जाते हैं। उसका नया खून होता है, एकदम बड़ा जोश होता है उसके अंदर। अगर हम उस समय इस जोश के बाढ़ को सही समय पर उपयोग कर लें तो इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि उस समय बालक के अंदर एक नई ताकत होती है। अगर उसको सही दिशा में उस ताकत का यूज कर लिया जाए तो बच्चा डेफिनेटली जो है उसका भविष्य सुनहरा हो जाएगा। तो हैडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध किशोरावस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 17 नंबर, शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या कारण है कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है? कि ये बालक की प्रथम अवस्था है इसलिए कहा जाता है, या फिर यह अवस्था वो आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है? बालक का शरीर अत्यधिक कोमल होता है इसलिए ऐसा कहा जाता है, या फिर सारे ऑप्शन गलत हैं? देखिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वो अवस्था है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। इसीलिए शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास कब तक हो जाता है? किस वर्ष तक हो जाता है? 16, 10, 8 या 14? चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट इसमें क्या रहेगा? बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास, पूरी तरीके से जो विकास है वो आपका 14 वर्ष में हो जाता है। कितने वर्ष में? 14 वर्ष में हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा देने वाले आपके कौन हैं? वैलेंटाइन। ठीक है, वैलेंटाइन ने ये परिभाषा दी है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, याद भी हो गया होगा। ये कथन किसका है? ये कथन आपका किलपैट्रिक का है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है ना। और अगर यहाँ पे लिखा होता किशोरावस्था बड़ा ही संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है तो ऐसा स्टैनले हॉल ने कहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्यक्ति के मानसिक विकास का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? क्या मानसिक विकास का संबंध वजन और ऊंचाई से है? क्या अवबोध की क्षमता से नहीं है? तर्क और निर्णय से नहीं है? या स्मृति का विकास से नहीं है? देखिए, व्यक्ति का जो मानसिक विकास होता है इसका मतलब है उसके अंदर अवबोध की क्षमता बढ़ रही है। मानसिक विकास का संबंध किससे है? अवबोध की क्षमता से है। मानसिक विकास होगा तो बालक तर्क और निर्णय करना सीख जाएगा, स्मृति का विकास हो जाएगा, चीजों को याद रखने में वो सक्षम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वजन और ऊंचाई से मेंटल डेवलपमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है आपका वो राइट हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है एक प्रभावी अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे जो लर्निंग है वो आसान बन जाती है। सुगम बनाने के अतिरिक्त ये विकास करता है। मतलब लर्निंग तो आसान होती ही है, उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा सामाजिकरण का विकास होता है, कुंठा पैदा होती है, एक संघर्ष पैदा होता है या बच्चों में तनाव उत्पन्न होता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब बच्चों को सामूहिक क्रियाएं करवाई जाती हैं, जब सामूहिक खेल करवाए जाते हैं, जब ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, ठीक है,
अंताक्षरी करवाई जाती है, या ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं बच्चों को जो ग्रुप में कराई जाती हैं। इससे बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन पैदा होता है, समाजीकरण पैदा होता है, बच्चे एक दूसरे का सहयोग की भावना पैदा होती है, भ्रातृत्व भाईचारे की भावना पैदा होती है ना। एक दूसरे के प्रति जाति पाति भुला करके सभी एक समान है, ये सब चीज़ें बालक सीखते हैं, यानी कि समाजीकरण का डेवलपमेंट बालक के अंदर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। कौन कहते हैं ये बात? ये बात कहने वाले आपके अपने वुडवर्थ हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। बालक का जो डेवलपमेंट होता है उसमें आनुवंशिकता का तो हाथ होता ही है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि बालक को एटमॉस्फेयर क्या मिला है, वातावरण क्या मिला है, बालक वैसा ही बन जाता है। स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस पुस्तक कब लिखी थी? 1906 में, 1903 में, 1904 में या फिर 1905 में? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट वन बताइएगा। तो स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस पुस्तक जो थी वह आपकी 1904 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1904 में लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित तब माना जाता है जब वह क्या अपना अधिकांश समय विद्यालय में व्यतीत करे, तब यह मान लिया जाता है कि बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित हो गया है, या अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, या फिर अपने मित्रों के साथ अच्छा संबंध नहीं रखता है, या विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, तब हम ये समझें कि बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल, सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित बालक तब माना जाता है जब वो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के साथ उनके हिसाब से व्यवहार करना शुरू कर दे, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता हो कि किस तरीके का व्यक्ति है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जब बच्चा ये समझने लग जाए, इसका मतलब है उसके अंदर सामाजिक रूप से पूर्णतः डेवलपमेंट हो गया है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, खेल और व्यायाम का, या फिर इन सब का पड़ता है? तो जो बच्चे के अंदर शारीरिक विकास होता है उस पर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। भाई हो सकता है आपके पिताजी खूब लंबे चौड़े हैं तो आपका भी सिर वैसी ही हाइट हो जाए, वैसा ही लंबा चौड़ा हो जाए, या हो सकता है कि अगर आपकी माताजी की हाइट कम है, ठीक है, तो हो सकता है आपकी भी हाइट अपनी माताजी के बराबर हो। ये होती आनुवंशिकता। ठीक है, और फिर दूसरी बात यह है कि बच्चे को एटमॉस्फेयर कैसा मिल रहा है, उसको हवा पानी कैसा मिल रहा है, वो साफ सफाई जहां वो रहता है क्या साफ सफाई है कि नहीं है, इस पर भी तो उसका शारीरिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है। बच्चा खेलता कूदता है कि नहीं है, खेलने कूदने से भी बच्चे के अंदर जब ब्लड एक अच्छी तरीके से उसका सर्कुलेशन होता है तो उसका अच्छा शारीरिक डेवलपमेंट होता है। ये सारी ही चीजें यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला जो घटक है वो क्या है? खेल का मैदान, इससे बालक का विकास अच्छे तरीके से होता है, या बहुत बड़ा भवन हो, या बच्चे के पास बुद्धि हो, या फिर यौन परिपक्वता आ जाए। बालक का विकास सबसे अच्छे तरीके से सबसे अधिक प्रेरित करने वाला जो घटक है वो है खेल का मैदान। यहाँ बच्चा खूब खेलता कूदता दौड़ता भागता है ना, तो इससे बालक का विकास अच्छे तरीके से होता है, हर तरीके का विकास उसके अंदर होता है। ठीक है, खेल का मैदान में बच्चे के अंदर सामाजिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है ना, समाज के प्रति वो चीज़ों को समझ पाता है, अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ रहता है, हर चीज़ को समझ पाता है, तो इसलिए खेल का मैदान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। आनुवंशिकता का संबंध निम्न में से होता है किससे? डीएनए और आरएनए से, शुक्राणु और अंडाणु से, अर्धसूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन से, या फिर गुणसूत्र और जीन से। आनुवंशिकता का संबंध किससे होता है? आनुवंशिकता का संबंध आपका गुणसूत्र और जीन से होता है। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 यानी कि 23 जोड़े होती है। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन्स पाए जाते हैं जिनसे आनुवंशिक गुण संचित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका डी है वो राइट हो जाएगा। किशोरावस्था की निम्न में से मुख्य विशेषता कौन सी है? किशोरावस्था की मुख्य विशेषता बताइए। क्या किशोरावस्था में बालक बहुत सृजनात्मक होता है, आत्मचेतना वाला होता है, बालक के अंदर सामाजिक प्रवृत्ति आ जाती है, या आत्मसम्मान की भावना आ जाती है? क्या हमने आपको पढ़ाया था, आपने हमारी क्लासेस देखी होंगी, तो उसमें मैंने बताया था किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है आत्मचेतना। क्या होती है? आत्मचेतना। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि वुडवर्थ के अनुसार किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? वुडवर्थ के अनुसार पूछ रहा है। तो वुडवर्थ के अनुसार जब बच्चे की उम्र 15 से 20 वर्ष तक होती है, जब बच्चा 15 से 20 वर्ष की उम्र में चल रहा होता है, तब उसका मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। वहीं पर अगर आपसे क्रो एंड क्रो के अनुसार पूछ लेता तो आप बताते कि 6 वर्ष की आयु में बालक की मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। वुडवर्थ कहते हैं कि 15 से 20 और क्रो एंड क्रो मानते हैं 6 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है कि किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, विकास का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? हालांकि मैंने विकास के सिद्धांत अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे बहुत जल्दी। क्या सतत विकास का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत नहीं है? एकीकरण का सिद्धांत नहीं है? या फिर विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत आपका विकास का सिद्धांत नहीं है? आपने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से तरीके से इसको पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था। विकास का जो सिद्धांत है इसमें वह आपका विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, यह आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। सतत विकास का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत है। समान प्रतिमान का सिद्धांत भी आपका विकास का सिद्धांत है और एकीकरण का सिद्धांत भी आपका विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है, किस अवस्था में दिन में स्वप्न में विचरण करने की कामना सर्वाधिक प्रबल होती? किस अवस्था में बालक दिन में स्वप्न खूब देखता है? वो है आपकी किशोरावस्था, है ना। इसमें बालक दिन में स्वप्न देखता है। किशोरावस्था की एक मुख्य समस्या बताइए। क्या बालक के अंदर किशोरावस्था में अभिप्रेरणा की कमी होती है? क्या उसमें सहयोग का अभाव होता है, या अभिरुचि की कमी होती है, या फिर बच्चा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता समाज के साथ, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ? तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि किशोरावस्था में जो बालक होता है ना, वो आत्मकेंद्रित हो जाता है। बड़े जल्दी उसके भाव बदल जाते हैं, संवेग बदल जाते हैं, इमोशंस उसके अंदर बहुत जल्दी बदल जाते हैं। जरा सी बात हुई नहीं कि उसके अंदर एक जो है मरने मारने की पर वो तैयार हो जाता है। तो किशोरावस्था में जो बालक होता है वो हर जगह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। समायोजन की कमी बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सी अवस्था में स्फूर्ति अवस्था, कौन सी अवस्था को स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है? कौन सी अवस्था है? तो जो बाल्यावस्था है, यहाँ बच्चे के अंदर स्फूर्ति बहुत होती है, तेज बहुत होता है बच्चा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के अंदर एक नई उमंग, नया जोश उमड़ रहा होता है, इसलिए बच्चे के अंदर बहुत स्फूर्ति होती है, बच्चा बहुत तेज होता है। कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता, झूठी मजबूती भी इसको कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे झूठी मजबूती होती, पूरी तरीके से बच्चा परिपक्व नहीं होता है, झूठी मतलब मिथ्या परिपक्वता आ जाती है। वो उम्र है आपकी बाल्यावस्था। पूरी तरीके से बालक कहाँ परिपक्व हो रहा होता है? किशोरावस्था में, है ना। लेकिन बाल्यावस्था की जो परिपक्वता होती है ये मिथ्या होती है, ये झूठी होती है ना। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था छद्म और मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। किसने कहा है? रॉस ने कहा है। तो मिथ्या परिपक्वता का समय किसको? बाल्यावस्था को कहा गया है। विकास का संबंध निम्न में से होता है किससे? आयु से होता है, अभिवृद्धि से होता है, परिपक्वता से, या फिर इन सभी से होता है। विकास का संबंध आपका जो है वो आयु से भी होता है, क्योंकि आयु भी बच्चे की बढ़ रही होती है, बच्चे के अंदर ग्रोथ भी हो रही होती है, शरीर बढ़ रहा होता है ना, और आंतरिक अंग भी बढ़ रहे होते हैं, बच्चे के अंदर परिपक्वता भी आ रही होती है। तो डेवलपमेंट का अर्थ यही है कि बच्चे का आयु, अभिवृद्धि, परिपक्वता सब कुछ इंक्रीज हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है। सामान्यतः विकास और अभिवृद्धि साथ साथ चलती हैं, लेकिन अभिवृद्धि के बिना भी विकास संभव है। ठीक है। निम्न में से अधिगम को प्रभावित करता है? बच्चे का जो लर्निंग है उसको कौन प्रभावित करता है? अभिप्रेरणा, परिपक्वता, या फिर ये दोनों चीज़ें, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको बताते चलें कि बच्चे की जो लर्निंग है उसको अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का भी प्रभाव पड़ता है, और परिपक्वता का भी प्रभाव पड़ता है कि बच्चा कितना मैच्योर हो गया है। इसलिए ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा यानी कि अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। जब भी हम कभी कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, या फिर यूं कहें कि पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो अपने आप को कभी लगता है कि यार नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे लिए है ही नहीं,
है ना, डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम कोई मोटिवेशनल वीडियोज देखते हैं तो लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो वहां से उस चीज ने, उस अभिप्रेरणा ने हमको मोटिवेट किया, हम प्रेरित हुए और हमारी लर्निंग अच्छी हो गई, है ना, ये होता है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है किशोरावस्था में व्यवहार और मनोवृत्ति पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है। तो किशोरावस्था में व्यवहार और मनोवृत्ति पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है आपका, वो किसका पड़ता है, मित्रों का पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। शैशवावस्था में निर्देशन, निर्देशन का मतलब है गाइडेंस, ठीक है, आपने बीएड में गाइडेंस खूब पढ़ा होगा। गाइडेंस की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है, बच्चे को किस क्षेत्र में गाइडेंस दिया जाए, गाइड किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में, या उसको पर्सनली गाइडेंस की जरूरत होती है, व्यवसाय के क्षेत्र में, या फिर इन सभी क्षेत्रों में बच्चे को गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो शैशवावस्था में बच्चे को कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बच्चा छोटा है, शैशवावस्था है, तो उसको शिक्षा से लेन देन नहीं है, उसको व्यवसाय भी तो करना नहीं है, है ना, बस उसको व्यक्तिगत निर्देशन चाहिए होता है। क्या, व्यक्तिगत निर्देशन चाहिए होता है, पर्सनल चाहिए होता है, उसकी पर्सनल समस्याएं होती हैं। कौन सी अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है डियर फ्रेंड, हमने आपको खूब पढ़ाया है, बताया है कौन सी अवस्था है जिसको खिलौनों की आयु कहते हैं, तो वो है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, जिसको खिलौनों की आयु भी कहते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण के किसके दौरान होता है, शैशवावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आई होप कि आपने सारे आंसर को टिक किया होगा और आप बताएंगे भी कि लास्ट में कितने आपके सही हुए। तो यहाँ पे आपका सबसे अधिक गहन और जो जटिल समाजीकरण होता है वो आपका किशोरावस्था में होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। उत्तर बाल्यावस्था को डैश क्या कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को डियर फ्रेंड, प्लास्टिक आयु, गैंग आयु, खिलौनों की आयु या फिर उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन में राइट क्या हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था को गैंग आयु भी कहते हैं। क्या, इसको गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कारण पूछ रहा है, बच्चा हकलाता क्यों है, तुतलाता क्यों है। क्या उसमें संवेगों की तीव्र प्रवाह आ जाती है, शब्द भंडार अपर्याप्त होता है बच्चे के अंदर। देखिए शब्द भंडार अपर्याप्त है तो ये मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है, ये उसका शारीरिक प्रॉब्लम है। त्रुटिपूर्ण वाक शैली, यानी कि उसकी बोलने की जो शैली है वो त्रुटिपूर्ण है, ये भी मनोवैज्ञानिक नहीं है। विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण होना भी ये मनोवैज्ञानिक नहीं होता है। संवेगों का जब तीव्र प्रभाव होता है, प्रवाह होता है, तब भी बच्चा हकलाने लगता है, ये इसका मनोवैज्ञानिक कारण है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, लगभग 18 माह की आयु बालक के भाषाई विकास के लिए अति प्रभावकारी अवस्था है। 18 यानी कि यहाँ पे बच्चा 1.5 साल का हो रहा है ना। तो 18 महीने की जो आयु है वो बालक के भाषाई विकास के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव एज है, क्योंकि इस समय बालक क्या होता है, समझने योग्य और प्रभावकारी भाषा में भेद करने लगता है। बालक समझने योग्य हो जाता है और जो प्रभावकारी लैंग्वेज है उसमें डिफरेंस करना सीख जाता है, इसीलिए यह आयु बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले कौन थे। क्या वो जॉन लॉक थे, क्या वो थॉमस हॉब्स थे, ए और बी दोनों है, या फिर पेस्टोलॉजी। विच वन इज राइट ओवर हियर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे पेस्टोलॉजी ने किया था। किसने किया था, पेस्टोलॉजी ने किया था। किस अवस्था को अजीबोगरीब अवस्था कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। क्या वो शैशवावस्था है, क्या वो बाल्यावस्था है, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। अजीबोगरीब अवस्था किसको कहते हैं, अजीबोगरीब अवस्था आपकी शैशवावस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं, शैशवावस्था को। ऑप्शन ए इज द राइट वन। एंड 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास का कौन सा कौशल सबसे उपयुक्त होता है। ग्रहण कौशल, उत्पादन कौशल, मूलभूत कौशल या फिर सक्रिय कौशल। कौन सा कौशल, वो है आपका मूलभूत कौशल। कौन सा, मूलभूत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
परिवार एक साधन है। परिवार में बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा या फिर दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा तो वो हो गई जो हम आपको दे रहे हैं, दूर से, हम कहीं बैठे हैं, आप कहीं बैठे हैं। परिवार जो है ना, इसमें ना तो कोई समय निश्चित होता है, ना स्थान निश्चित होता है, ना तो कह सकते हैं कोई सिलेबस निश्चित होता है, कुछ भी नहीं। तो ये अनौपचारिक शिक्षा का क्या है, साधन है ना। हम कोई गलती करते हैं, तुरंत चांटा पड़ता है और हम तुरंत सीख जाते हैं 1 सेकंड में, है ना। ये अनौपचारिक शिक्षा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों के सीखने के तरीके किस तरीके से बच्चा सीखता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन से तरीके होते हैं, सबसे पहले अध्ययन करने वाले आपके जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की थे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे आपका वो राइट हो जाता है। एंड आप लास्ट बताएंगे जरूर क्लास कैसी रही। और अभी हम लोग कम लोग जुड़े हैं, धीरे धीरे एक बड़ा लेवल तैयार होगा, मेहनत करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।